दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनावों की घोषणा हो चुकी है। पैमाने के लिहाज से 2024 में चुनावी इतिहास रचा जाएगा। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई कीर्तिमान रच सकते हैं। 2024 का ये चुनाव ऐलान से पहले ही कई रवायतें बदलते हुए देख चुका है। गारंटी वाला ये चुनाव और भी कई बदलाव देखने वाला है। अरुण जी, आपकी पूरी टीम को लगाइए कि मोदी है क्या, ढूंढ के निकाले। आप 29 पर अटक गए। मैं 2047 के लिए लगा हुआ हूं। प्रधानमंत्री मोदी का आत्मविश्वास तय रवायतों पर चलने वाली देश की राजनीति को चौंकाता है। 10 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने कई ऐसे निर्णय लिए जिन्होंने देश की पारंपरिक राजनीति को बदल डाला। इनको गुस्सा इस बात का है कि गरीब का बेटा इनकी मनमानी चलने क्यों नहीं दे रहा। इस बार वो बड़े परिवर्तन के वादों के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। ईडी ने बहुत बड़ी संख्या में टेरर फाइनेंसिंग से जुड़े अपराधियों को, साइबर क्राइम से जुड़े अपराधियों को, नारकोटिक से जुड़े अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों की हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई है। कई सारे ब्यूरोक्रेट्स के यहां ईडी की कार्रवाई ने, नोटों की गड्डियों ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ये हम कर पाए हैं। अब जब इतनी तेज कार्रवाई होगी तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होना बहुत स्वाभाविक है। चुनावों का ऐलान हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी एनडीए का झंडा लेकर रिकॉर्ड जीत की रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। हर तरफ एक ही गूंज है, भाजपा भाजपा। फिर एक बार आएगा तो देखिए, आपका ऑडियंस की आवाज है। ये मूड ऑफ द नेशन है। 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होंगे। चुनावों का परिणाम 4 जून को आएगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का विश्वास अभी से अगले संभावित कार्यकाल का रोड मैप दिखा रहा है। चारों तरफ हर कोने से एक ही आवाज सुनाई दे रही है, बदलवो बदलवो। कि आने वाले 5 वर्ष भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने वाले होंगे। आने वाले 5 साल इस अनसर्टेन वर्ल्ड के लिए एक स्थिर, समर्थ और सशक्त भारत की गारंटी के होंगे। आने वाले 5 साल में आप सेमीकंडक्टर मिशन, हाइड्रोजन मिशन को जमीन पर बढ़ावा देखेंगे और आने वाले 5 साल में आप निर्णायक नीतियां बनते, निर्णायक फैसले होते हुए भी देखेंगे। मोदी आने गारंटी पूरी करने की गारंटी। देश की राजनीति में जहां प्रधानमंत्री मोदी इस समय खड़े हैं, वहां से राजनीतिक आंकड़ों की किताब कई अभूतपूर्व रिकॉर्ड्स की ओर संकेत दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले एक ही संसदीय सीट से 3 बार चुनाव लड़ने वाले प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के नाम था। नेहरू 1952, 1957 और 1962 में यूपी की फूलपुर सीट से चुनाव लड़े और जीते। इंदिरा गांधी 1967, 1971 और 1980 में रायबरेली से चुनाव जीती। 1977 में वो हार गई थी। जब नेशन फर्स्ट की भावना हो तो ऐसे काम भी होते हैं
और ऐसे परिणाम भी मिलते हैं। फैमिली फर्स्ट की भावना हो तो नतीजे आप भुगत रहे हो। ये दिव्यांग लोग खेलकूद में भी हिस्सा लेते हैं क्या? हाँ? जी सर। आप क्या खेलते हैं? सर दौड़ रन करते हैं, बैसाखी में चलते हैं। हाँ। वैसे सांसद रहते हुए तीसरी बार वाराणसी से सांसद का चुनाव लड़ने वाले प्रधानमंत्री मोदी तीसरे प्रत्याशी हैं। इससे पहले वाराणसी से 3 बार कांग्रेस के रघुनाथ सिंह और बीजेपी के शंकर प्रसाद जायसवाल सांसद रहे। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से तीसरी बार के लिए अपने चुनाव अभियान की शुरुआत भी कर चुके हैं। ये बनारस हो, यहाँ सब गुरु हो, यहाँ इंडी गठबंधन के पैंतरा ना चली। बनारस नहीं, पूरे यूपी के पता हो, माल वही है, पैकिंग नहीं है। इस बार तो इनको जमानत बचाने के लिए ही बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। एनडीए इन चुनावों में जीत की हैट्रिक का दावा कर रहा है। राजनीति में दावे किए ही जाते हैं, लेकिन कुछ दावे सच होने पर पूरे राजनीतिक इतिहास को नए सिरे से लिखते हैं। एनडीए की हैट्रिक लगने की सूरत में नरेंद्र मोदी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनेंगे। नरेंद्र मोदी से पहले भारत के इतिहास में अब तक सिर्फ जवाहरलाल नेहरू ही जीत की हैट्रिक लगा पाए। 1952, 1957, 1962 में जवाहरलाल नेहरू जीते और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी इस रिकॉर्ड से चूक गई थीं। वो 1967 और 1971 में जीती, लेकिन तीसरी बार 1977 के चुनाव में हार गई। हालांकि 1980 में वो फिर जीती और प्रधानमंत्री बनी, लेकिन लगातार 3 बार प्रधानमंत्री नहीं बन पाई। एक सपना लेकर के बचपन में घर छोड़ा था, और जब मैंने अपना घर छोड़ा, एक सपना लेकर के चला था कि मैं देशवासियों के लिए जीऊंगा। मेरा पल पल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होंगे। मेरा कोई निजी सपना नहीं होगा, आपके सपने, यही मेरा संकल्प होगा। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे कार्यकाल के लिए जनमत जमा कर रहे हैं। उनका नारा अब की बार 400 पार का है। ऐसा भी भारत के इतिहास में सिर्फ एक बार हुआ है। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस को 400 प्लस सीटें मिली थी। प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के एवज में बीजेपी को 370 और एनडीए को 400 पार का आशीर्वाद जनता से मांग रहे हैं। वैसे प्रधानमंत्री मोदी अभी तक अपना कोई चुनाव हारे नहीं है, ये भी एक रिकॉर्ड है। राजनीति में रिकॉर्ड बनते हैं, टूटते हैं। इस लिहाज से 2024 का ये चुनाव काफी अहम होने जा रहा है। आमतौर पर राजनीति में मुद्दों को जिंदा रखने की परंपरा होती है, यानी वादा करते रहो, भावनाओं को जगाए रखो। पर मोदी ब्रांड की राजनीति में थोड़ा फर्क है। धारा 370 को हटाने का वादा हो, राम मंदिर को बनाने का वादा हो, या यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर कदम बढ़ाना हो, पार्टी ने अपने अब तक के मैनिफेस्टो में किए गए वादों को पूरा करने की मंशा दिखाई है। हमारे घोषणा पत्र में था कि हम धारा 370 हटाएंगे। हमने धारा 370 को देश के संविधान से हटा दिया। हमारे घोषणा पत्र में था कि हम राम मंदिर बनाएंगे अयोध्या में। कोई सहमत नहीं था, हमने बनाया, प्राण प्रतिष्ठा भी। हमारे घोषणा पत्र में था हम यूसीसी लाने का प्रयास करेंगे, आर्टिकल 44 को इम्प्लीमेंट करेंगे। हमने हमारी उत्तराखंड सरकार ने शुरुआत की है और वो हमने पूरा किया।
बीजेपी के राजनीतिक एजेंडे में हमेशा से 3 मुद्दे रहते थे। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना, अयोध्या में भव्य राम मंदिर और यूनिफॉर्म सिविल कोड। मौजूदा स्थिति क्या है इन वादों की, वो भी देख लीजिए। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट चुकी है, अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर बन चुका है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी है। बीजेपी कभी जनसंघ थी, उसके संस्थापकों के समय से बीजेपी का नारा था जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का। मोदी सरकार में जिस तरह धारा 370 हटी और उसके बाद जिस तरह उस क्षेत्र का विकास हुआ, वो अपनी कहानी खुद सुनाता है। 100% शांति है। तो आज लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा टूरिज्म बैकबोन माना जाता है वो किस तरीके से बूस्ट हो जाए। तो आजकल के नौजवान, हमारे यंगस्टर्स, हमारे जो बहनें हैं, वो चाहते हैं कि जो आज यहाँ पर शांति है और आजकल 2019 के बाद कोई यहाँ पर हड़ताल नहीं होता है, तो अपने अपने तरीके से सब रोजगार के वसाइल कमा रहे हैं। बहुत शांति है यहाँ पे। आप खुद देखिए, हम जब 10 बजे 12 बजे निकलते हैं हम घूमने के लिए यहाँ पे भी, तो ये इसका मतलब शांति है, पूरी शांति है। यहाँ पर आते हुए आपको लगा कि शांति है, यहाँ पर अमन है? हाँ मैम, बहुत शांति लग रही है। पहले आते थे घूमने? नहीं, पहले नहीं आए, आज पहली बार आए। बच्चों को लेकर आई है, यानी कि आपको पूरी तरीके से यहाँ पर महफूज लगा? हाँ जी, हाँ जी। वादों को पूरा करने का ये वो रिपोर्ट कार्ड है जिसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश में जा रहे हैं। वो जम्मू कश्मीर से एक ऐसा संदेश देते हैं जो पूरे देश तक जाता है। जम्मू कश्मीर केवल एक क्षेत्र नहीं है, ये जम्मू कश्मीर भारत का मस्तक है और ऊंचा उठा मस्तक ही विकास और सम्मान का प्रतीक होता है। इसलिए विकसित जम्मू कश्मीर विकसित भारत की प्राथमिकता है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बीजेपी के 3 दशकों के मैनिफेस्टो में हुआ करता था। अटल आडवाणी का दौर बीत जाने तक ये मुद्दा बस मुद्दा बना रहा। पीएम मोदी के कार्यकाल में मंदिर का रास्ता कोर्ट से साफ हुआ तो अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर बना। प्राण प्रतिष्ठा हुई तो जैसा कार्यक्रम अयोध्या में हुआ वैसी दूसरी मिसाल नहीं मिलती। सदियों की प्रतीक्षा के बाद राम आ गए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हाथों से प्राण प्रतिष्ठा की। अब जनता के बीच प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या का उल्लेख करते हैं तो पूरे देश में ये संदेश भी जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन भी किया और राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा करने का काम भी मोदी जी ने। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बीजेपी की उत्तराखंड सरकार आगे बढ़ चुकी है। वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू भी हो चुका है। बीजेपी के एजेंडे में है जल्द से जल्द इसे देश में लागू करना। ये कानून सबकी समानता का कानून है। ये कानून मातृशक्ति के उत्थान का, उनके सशक्तिकरण का, आत्मनिर्भरता का, उनका आत्म बल से वो रह पाए, स्वाभिमान के साथ जी पाए। किसी प्रकार की कुरीतियां जो उनके जीवन को प्रभावित करती हैं, उनके अंदर एक हीन भावना पैदा करती है, उससे उबारने का काम ये विधेयक करेगा, ये एक्ट करेगा। अन्य राज्य भी इसको लागू करें। अच्छा कानून। चुनावों की घोषणा से ठीक पहले मोदी सरकार ने सीएए भी लागू कर दिया और अब ये भी उनके उस रिपोर्ट कार्ड में शामिल है जिसे लेकर बीजेपी जनता के बीच वोट मांगने के लिए निकली है। 5 साल पहले कानून पारित हो गया था, अब सिर्फ रूल्स बनाए हैं। हमारी विल हमने 2019 के चुनाव के भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में घोषित कर दी थी कि हम अगर बहुमत में आते हैं तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आएंगे। आते ही सरकार ने अगस्त 2019 में ये बिल पारित कर दिया। राज्यसभा में भी पारित हुआ, लोकसभा में भी पारित हुआ। कहां कंफ्यूजन था? कंफ्यूजन ही नहीं था। टाइमिंग का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। सवाल इतना है कि इस पर मर डालने के लिए टाइमिंग का क्वेश्चन खड़ा किया जा रहा है। सबको मालूम था। प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली ऐसी है जो विरोधियों के वादों पर भारी पड़ती है। हाल ही में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए। विपक्ष ने वादों का पूरा पिटारा खोल दिया था। प्रधानमंत्री मोदी अपना किया हर वादा पूरा करने की गारंटी लेकर जनता के बीच गए। जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है,
वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। चुनाव परिणाम आए तो मोदी के वादा पूरा करने की गारंटी ने तीनों राज्यों में बीजेपी को बम्पर जीत दिला दी। योजनाओं से वंचित लोगों को जोड़ने के लिए सरकार खुद लोगों के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। जिन क्षेत्रों में यात्रा पहुंच रही है वहां लोग खुशियां मना रहे हैं कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी हमारे गांव आ रही है। प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव में मोदी का परिवार नाम की संकल्पना लेकर उतरे हैं और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। मोदी का तो परिवार 140 करोड़ देशवासी। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे कार्यकाल में भारत के लिए 1000 साल के भविष्य की नींव रखने की बात कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये वादा जनता के बीच पीएम मोदी की गारंटी की तरह है। इन चुनावों में सबसे अहम वोटर MY को माना जा रहा है, यानी M से महिला और Y से युवा। प्रधानमंत्री मोदी इन दो वर्गों को साधने की कोशिश करते हैं, पर एक बड़ी चुनौती युवा के हिसाब से उनके सामने रहेगी, जहां पेपर लीक से लेकर रोजगार का मुद्दा बड़ा है और कांग्रेस समेत बाकी दल युवाओं के लिए वादों का पिटारा खोल रहे हैं। भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में आया है, तो इसके पीछे भारत के युवाओं की ताकत है। प्रधानमंत्री मोदी अपने चुनावी अभियान में विकसित भारत 2047 का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और इसके लगभग हर मंच से युवाओं का आह्वान करते हैं। श्री अरविंद तो कहते थे कि अगर भारत को अपने लक्ष्य पूरे करने हैं तो भारत के युवाओं को एक स्वतंत्र सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। स्वामी विवेकानंद जी भी कहते थे, भारत की उम्मीदें भारत के युवाओं के चरित्र, उनकी प्रतिबद्धता पर टिकी है। हाल ही में युवा शक्ति से जुड़ने और जोड़ने के लिए नई पहल भी की और मेरा युवा भारत पोर्टल भी लॉन्च किया। आज भारत दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। इसका आधार भारत के युवा है, भारत के युवाओं का सामर्थ्य है। अगर प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के कार्यकाल को देखा जाए तो कई ऐसी योजनाएं भी हैं जिनको लेकर बीजेपी का ये दावा रहता है कि ये देश के युवाओं के लिए। इनमें प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वरोजगार के लिए ऋण और प्रशिक्षण, आत्मनिर्भर भारत योजना, नौकरी से व्यवसाय तक रोजगार प्रदान, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, खुद के व्यवसाय के लिए 10 लाख तक का लोन, पीएम वाणी योजना, वाईफाई और इंटरनेट से जोड़ने की योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ऑनलाइन स्किल डेवलपमेंट। प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत के लिए जो 4 आधार स्तंभ बताते हैं, उनमें भी युवाओं की शक्ति को अहमियत देते हैं। युवा भारत क्या करोगे? युवा भारत पक्का जिनको गांव में सफाई वफाई का काम करवाओगे तो गांव वाले कहेंगे बड़ा नेता बन के आ गया है। ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता यानी किसान और नारी। प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हीं 4 वर्गों को देश की जाति भी बताया। विपक्ष भी युवाओं की शक्ति को खूब पहचानता है, लिहाजा अगर प्रधानमंत्री मोदी गारंटी पूरी होने की गारंटी लेकर चुनाव के मैदान में है, तो विपक्ष भी न्याय की श्रेणी में युवाओं के साथ न्याय की गारंटी लेकर सरकार पर हमलावर है। बॉन्ड के माध्यम से हजम कर जा रही है। शायद यही देश में नौकरी के संकट का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए बेरोजगारी की समस्या का समाधान तभी निकलेगा जब खाऊ पार्टी भाजपा हटेगी। रोजगार, आज बेरोजगारी इतनी ज्यादा फैल गई है, बच्चे डिग्रियां ले लेके घूम रहे हैं,
उनके पास रोजगार नहीं है और बिना रोजगार के घर का खर्चा नहीं चलता, घर कैसे चलेगा? बेरोजगारी आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या बन गई है। विपक्ष मोदी सरकार के 2 कार्यकाल में युवाओं की अनदेखी के लगातार आरोप लगा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। इसमें कोई शक नहीं कि नौजवानों की शक्ति किसी भी सरकार का रुख मोड़ सकती है। भारत में 18 से 29 साल तक युवाओं की संख्या करीब 26 करोड़ है, यानी दुनिया का हर 5वां युवा भारतीय है। राजनीति से अलग अगर देखा जाए तो इतनी अधिक युवाओं की आबादी किसी भी देश के लिए एक ऊर्जा से भरी शक्ति है। प्रधानमंत्री मोदी का दावा है कि उनकी सरकार युवाओं के लिए समर्पित है। विपक्ष मोदी सरकार पर बेरोजगारी के मुद्दे पर लगातार हमलावर है। सबसे बड़ा मुद्दा हिंदुस्तान में बेरोजगारी है। इस देश में युवाओं को रोजगार मिल ही नहीं सकता, ये सच्चाई है। पहला मुद्दा बेरोजगारी, दूसरा मुद्दा महंगाई। चुनाव की घंटी बज चुकी है और अब युवाओं के मन में क्या है, ये चुनाव के नतीजे जब आएंगे तब आंकड़े बता देंगे। हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, विकास, ये 3 सूत्र हैं मोदी ब्रांड की राजनीति की। आम चुनावों की घोषणा से पहले जब पार्टियां सीटों के बंटवारे में उलझी रहीं, प्रधानमंत्री ने इन 3 पर अपना फोकस नहीं छोड़ा। राम मंदिर आम लोगों के लिए खुल चुका है, भक्त बड़ी संख्या में दर्शन के लिए प्रतिदिन पहुंचते हैं। राष्ट्रवाद का मेड इन इंडिया संस्करण लोगों ने हाल ही में पोखरण में देखा, तो लगभग रोज प्रधानमंत्री विकास से जुड़ी किसी परियोजना का उद्घाटन करते हैं और ये जरूर बताते हैं कि जिसका शिलान्यास करेंगे उसे पूरा भी करेंगे। शहरों को नए एयरपोर्ट टर्मिनल्स मिले हैं, उन्हें कभी यूपी का छोटा और पिछड़ा शहर कहा जाता था। भ्रष्टाचार में डूबी परिवारवादी सरकारों में इतने बड़े पैमाने पर विकास कार्य असंभव था। ये प्रधानमंत्री मोदी का स्टाइल है और इसी का दूसरा चरण मौजूदा लोकसभा चुनाव से पहले काम के पूरा होने की गारंटी बनकर सामने आया है। चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन बना, बिखरा, सीटों पर बात बनी, नहीं बनी, ये सब चलता रहा। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी चुनाव अभियान के सारे मोर्चे मजबूत करते रहे। अयोध्या में मंदिर, एक के बाद एक राज्यों में रैलियां, शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र स्वाभिमान से जुड़े पोखरण में सैन्य अभ्यास, ये सब राष्ट्रवाद का नया संदेश दे गया। अब चुनावों की तारीखें आ चुकी हैं। बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो अभी जारी नहीं किया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अगले 5 साल के काम का ब्लूप्रिंट लेकर जनता के बीच लगातार पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जनता के सामने आने वाले कार्यकाल की एक झांकी भी रख रहे हैं। हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल में देश और भी बड़े निर्णय लेगा। ये प्रधानमंत्री मोदी का जीत को लेकर आत्मविश्वास ही है कि उन्होंने चुनावों की घोषणा के अगले दिन ही कैबिनेट बैठक में मंत्रियों से अगले 100 दिनों की कार्य योजना बनाने और अगले 5 वर्ष के लिए कामकाज का रोड मैप तैयार करने को कहा है। विपक्ष के सामने भी चुनौतियां कई हैं, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती है लीडरशिप में ब्रांड मोदी जैसी किसी विश्वसनीय चेहरे की, दूसरे किसी ऐसे कॉमन विजन की जिसे जनता के सामने रखा जाए। हालांकि कांग्रेस ने जनता के सामने आरक्षण, जाति जनगणना, किसान, नौजवानों को लेकर एक गारंटी पत्र जारी किया है। 35,000 करोड़ रुपए 16 कंपनियों को जाता है। उसमें आपको एक दलित नहीं मिलेगा, एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक गरीब नहीं मिलेगा। राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। प्रधानमंत्री मोदी मैराथन प्रचार में जुटे हैं। विपक्ष अपने पूरे सामर्थ्य से
मोदी सरकार को हैट्रिक से रोकने के लिए तत्पर है। चंद दिनों की बात बची है, जनता फैसला सुनाने वाली है। बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होता है तो नए चेहरों की बाढ़ आ जाती है। दिल्ली की 7 सीटों में एक के अलावा सारे उम्मीदवार बदल दिए गए। हरियाणा के सीएम खट्टर को पद से हटाकर करनाल से टिकट थमा दिया गया। पिछले साल विधानसभा चुनावों के बाद नए नए सीएम तैनात कर दिए गए थे। ये भी मोदी का स्टाइल है, जहां कोई भी अपनी जगह को लेकर आश्वस्त नहीं हो सकता और आम कार्यकर्ता भी पद की उम्मीद लगा सकता है। हर किसी को मौका, फिर चाहे वो जिला प्रभारी हो या फिर बूथ लेवल का कार्यकर्ता। ये वो सियासत है जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने उन विरोधियों को परास्त करना चाहते हैं जिन पर बीजेपी वंशवाद का आरोप लगाती है। गांधी परिवार, बिहार में लालू परिवार, यूपी में मुलायम सिंह यादव का परिवार, महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे का परिवार। बीजेपी का आरोप है कि इन पार्टियों ने सत्ता में बने रहने के लिए परिवारवाद को बढ़ावा दिया। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों के चलते बीजेपी में उन लोगों को भी शीर्ष तक पहुंचने का मौका मिला जो राजनीति में नई पारियां शुरू कर रहे थे। मेरे परिवारजनों, मैं आज हर राज्य के भाजपा कार्यकर्ताओं की भी सराहना करूंगा, भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा। भाजपा और कमल के प्रति आपकी निष्ठा, आपका समर्पण अतुलनीय है। सरप्राइज एलिमेंट पीएम मोदी के काम करने के स्टाइल का अहम हिस्सा है। किसने सोचा था कि चुनाव से कुछ दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की कुर्सी चली जाएगी और नायाब सैनी को कुर्सी दे दी जाएगी। किसने सोचा था कि जबरदस्त जीत के बावजूद शिवराज सिंह चौहान को सीएम की कुर्सी नहीं मिलेगी और एक नए चेहरे मोहन यादव सीएम बन जाएंगे। किसने सोचा था कि राजस्थान में अनुभवी वसुंधरा की जगह नए चेहरे को राज्य की कमान मिलेगी। बीजेपी ने अब तक 2 लिस्ट जारी की हैं। 267 सीटों पर नामों का ऐलान हो चुका है। इसमें दिल्ली की 7 सीटों में से 6 पर नए प्रत्याशियों को टिकट मिला है। गुजरात में घोषित 7 सीटों में 5 नए चेहरे हैं। उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जिसमें 3 सांसदों को रिपीट किया है, जबकि 2 सीट पर नए चेहरों को जगह मिली है। त्रिपुरा की दोनों सीट पर पार्टी ने मौजूदा सांसद का टिकट काट कर नए चेहरे को मौका दिया है। कर्नाटक की 28 में से 20 सीट पर प्रत्याशी उतारे हैं, जिनमें से 13 सीट पर नए चेहरों को मौका दिया है। महाराष्ट्र में बीजेपी में दूसरी लिस्ट में 20 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। इसमें 6 सीटों पर नए चेहरे पर भरोसा जताया गया है। बीजेपी ने दोनों लिस्ट को मिलाकर 63 सांसदों का टिकट काट दिया है। पहले तो बहुत कृतज्ञ महसूस कर रही हूं और आभार व्यक्त करना चाहती हूं आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का कि उन्होंने इस योग्य समझा कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है। कोई चुनौती नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम दिल्ली की 7 सीटें जीत रहे हैं, देश में सरकार बना रहे हैं। अब की बार 400 पार। खुद 18 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री युवा जोश को मौका देकर ये संकेत दे रहे हैं कि इनके जुनून के सामने न कोई गठबंधन टिकेगा, न कोई विपक्षी गणित। मोदी अपनी पार्टी और गठबंधन के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं और इस जिम्मेदारी को वो अच्छी तरह समझते हैं। चुनावों के ऐलान से पहले ही वो एक एक दिन में कई कई शहरों का दौरा करते रहे हैं। उनके भाषण
किसी भी मौके पर दिए जाएं, पर उसका चुनावी संदेश साफ रहता है, चाहे कोई अवार्ड समारोह हो या फिर नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाना। आज जहां पूरी दुनिया अनिश्चितता के भंवर में फंसी हुई है, एक भाव बहुत निश्चित है कि भारत तेज गति से विकास करता रहेगा। संघर्ष की आग में तपकर आत्मविश्वास की उस बुलंदी पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं, जहां उनके कदमों को जीत चूमती हुई नजर आती है। विपक्ष ने खेमेबंदी कर दी है, सत्ता विरोधी माहौल की बात हो रही है, तब भी जनता के बीच प्रधानमंत्री मोदी यही हुंकार भर रहे हैं। फिर एक बार आएगा तो देखिए, आपका ऑडियंस की आवाज है, ये मूड ऑफ द नेशन है। वैसे तो इस 18वीं लोकसभा के लिए 7 चरणों में चुनाव होंगे, नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन एनडीए को लगता है कि जनता का मोदी पर और मोदी का जनता पर ऐसा विश्वास बन गया है कि जो दावा प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में कर रहे हैं वही सच होगा। इस बात को समझने के लिए पीएम के 5 दिनों के दौरे देखिए। 10 मार्च को प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हवाई अड्डे का लोकार्पण करते हैं और 10 मार्च को ही जबलपुर में रैली करते हैं। 11 मार्च को हरियाणा में रैली करते हैं और दिल्ली द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हैं। 12 मार्च को पीएम मोदी गुजरात के अहमदाबाद में वंदे भारत को हरी झंडी दिखाते हैं। 85,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करते हैं। 14 मार्च को पीएम मोदी तेलंगाना पहुंचे थे। 15 मार्च को प्रधानमंत्री तमिलनाडु का दौरा करते हैं। प्रधानमंत्री जानते हैं कि उनका एक बड़ा लाभार्थी वर्ग भी है, जो जानकारों के अनुसार बीजेपी का वोट बैंक है। अब तक देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही हैं, जो लगातार 3 चुनाव जीतने और अपने दम पर बहुमत वाली सरकार बनाने में कामयाब रहे हैं। अगर पीएम मोदी के दावे सही साबित हुए तो ये रिकॉर्ड बनाने वाले वो दूसरे प्रधानमंत्री बन जाएंगे।